मैं विकास वर्ष आपका दोस्त। और आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं और वो काफ़ी अच्छा लिखती हैं और काफ़ी अच्छी पोइट्री करती हैं और बेसिकली स्पोकन वर्ड जो पोइट्री जो कंटेंट होता है वो काफ़ी अच्छा रिसाइट करती है। स्टेज आर्टिस्ट आप बोल सकते हैं। तो वेलकम रोमा टू आवर चैनल। थैंक यू विकास फॉर हैविंग मी। सो एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप ऑडियंस को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोमा ठाकुर। आई एम अ राइटर एंड अ रेबल। भागी हूँ पर सिर्फ कागज़ पर। ये मेरी टैग लाइन है। एक्चुअली मैं हर अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करने से पहले टैग लाइन बोलती हूँ स्टेज पे जाने के बाद। तो और ऑल्सो मैं राइटर हूँ, मैं स्क्रीन प्ले राइटिंग करती हूँ, मैं लिरिक्स लिख रही हूँ अभी। और जो स्क्रीन प्ले है, आई एम राइटिंग अ वेब सीरीज़ जो कि बहुत जल्द इस ईयर के एंड तक आ जाएगी। सो यू विल गेट टू हियर अबाउट इट ऑन माई लेटर पोस्ट एंड ऑन स्टोरीज। ऑल्सो आई एम अ बुक वॉर्म, तो मैं किताबों के बारे में बहुत ज़्यादा पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप कभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं जिसका नाम है बीइंग द एपेक्स, तो वहाँ पे आपको बुक रिकमेंडेशंस और राइटिंग और लिटरेचर से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया, अगर आपको कोई भी बुक रिकमेंडेशन चाहिए कि कौन सी बुक पढ़ें, कभी कभी पढ़ने का मन हो, तो प्लीज़ इनके इंस्टाग्राम पर आप जा सकते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि आपने अपने यूज़र नेम बताया इंस्टाग्राम का, द बीइंग एपेक्स। बीइंग द एपेक्स, तो इसके पीछे का रीज़न या इसका मीनिंग क्या है, कुछ बताएंगे? मतलब मैंने ना 1-2 बार यूज़र नेम चेंज किया था पहले। कुछ यूनिक ही रखना था मुझे। और फिर लेटर इन लाइफ जब आप पढ़ने लग जाते हो तो आपको लगता है कि पता नहीं क्यों एज एन आर्टिस्ट ना हम चाहते हैं कि अपना कुछ सिग्नेचर पॉइंट या स्टेप ना लगा दें अपने किसी भी क्रिएशन के पीछे, है ना। और हम कुछ भी करते हैं ना तो वो नॉर्मल नहीं होता, मतलब उसके पीछे कोई वजह होगी। अगर हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो जब मैं अपना यूज़र आईडी सोच रही थी कि अब आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है, अब एक अच्छा यूज़र आईडी चाहिए जो हम चेंज नहीं कर सकते आगे जाके। बढ़ जाएगा। हाँ, जो चेंज नहीं कर सकते हम आगे जाके, और हम उसी में रखेंगे। तो मैं सोच रही थी क्या रख सकते हैं। तो मैंने सोचा बीइंग द एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, तो ऑल्सो द ग्रेटेस्ट पॉइंट। तो बीइंग द ग्रेटेस्ट रखना चाह रही थी पर वो थोड़ा एवरेज लग रहा था, इसीलिए बीइंग द एपेक्स रख दिया। सो इट्स लाइक बीइंग द ग्रेटेस्ट इन योर ओन फील्ड। या तो आप स्पोकन वर्ड पोइट्री लिखती हैं, तो उसका एक छोटा सा पीस अगर 2 मिनट में जो पूरा हो सके, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। एक नज़्म है मेरी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब उसी की वजह से रिकॉग्नाइजेशन मिली है मुझे, जो भी थोड़ी आर्टिस्टिक सर्कल में मिली है दिल्ली के, वो मैं सुना देती हूँ। कि एक फेज़ होता है ना जब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा और आप बहुत यूज़लेस हो। बहुत बार ऐसा होता है, और ये बहुत कॉमन सी बात है यार कि ना लाइफ में अगर आपने कुछ अचीव कर लिया ना तो आप घर का राजा बेटा हो, पर अगर आपके हाथों में सिर्फ धूल लगी हो तो उस घर को वैसा बेटा भी नहीं चाहिए होता है। सो इट ऑल स्टार्ट्स विथ कि आप कितने सक्सेसफुल हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलते आपको जो आप ट्राई करना चाहते हो जीवन में। तो उस वक्त एक पीस लिखा था, वो कुछ यूँ है कि वो बच्चा जो कभी रोया नहीं, वो बच्चा जो कभी रोया नहीं, हाँ वही खुशी जो सिर्फ दर्द देती है, वो काजल जो साया बन चुका है, वो दुख अब जिन पे रोना नहीं आता, वो बीज जिन्हें बोया नहीं जाता, वो पल जो सिर्फ याद करने पर याद आते हैं, वो सड़क जहाँ अब बच्चे कम खेलने जाते हैं, वो उम्रें जो बीत चुकी हैं, वो राहें जो छूट चुकी हैं, वो उड़ान जो ज़मीं की तरफ थी, वो उड़ान जो ज़मीं की तरफ थी, वो कागज़ जिस पे बातें भीगी और रातें नम थी, वो सपना जो पूरा हुआ ही नहीं, वो कुआं जिसने पानी दिया ही नहीं, कोई अपना जो गैर हो, वो परिंदा जिसके सिर्फ पैर हो, वो मन जो किसी का हुआ नहीं, वो कलम जिसने कागज़ को कभी छुआ नहीं। जी हाँ, मैं वही बच्चा हूँ जो कभी रोया नहीं। जी हाँ, मैं वही बच्चा हूँ जो कभी रोया नहीं। ऐसा कुछ लिखते हैं हम। तो काफ़ी अच्छा लिखती हैं और उपजाऊ भी करती हैं चीज़ों को। तो इनको पता होगा, या फिर एक चीज़ मैं इनसे पूछना चाहूँगा जो मेरे मन में काफ़ी बार आता है कि एक लाइफ एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहें कि लाइफ में क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? यार अभी तो लाइक बहुत ज़्यादा जर्नी बाकी है, मैंने तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो आर्टिस्टिक फील्ड में तो मैं एडवाइस नहीं दे सकती, बट है ना, वी आर ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम आवर सराउंडिंग। बट अगर कुछ ऐसा रखना हो एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ऑन ह्यूमन बिहेवियर, सो आई लाइक टू गिव एडवाइस। और ये ना मुझे किसी ने कहा था, और ये मुझे कहीं से मिला था एडवाइस, किसी पॉडकास्ट से। किसने कहा? और अब मुझे पॉडकास्ट का नाम तो नहीं याद आ रहा, बट इट्स अ वेरी गुड लाइन, इट सेज कि स्टॉप हैविंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स with the people you are not in relationship with.
एंड इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग कि मतलब ना कभी कभी मुकर्रर इंग्लिश में थी ओके गाइस, इनको नहीं पता, ये जो विकास है हमारे, जो हमारे इंटरव्यूअर हैं, ये खुद भी लिखते हैं और शेर व शायरी की दुनिया से आते हैं हम लोग, तो मुकर्रर का मतलब होता है दोबारा, एक बार रिपीट कर दीजिए। तो लाइन ये है कि स्टॉप हैविंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स विद द पीपल यू आर नॉट इन रिलेशनशिप विद। ओके, है ना? तो मेरा भी एक फेवरेट टॉपिक है साइकोलॉजी, और काफ़ी मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है और जाना है। तो इस पे बहुत सारी किताबें हैं एक्चुअली, और सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। तो हम रोमा से जानना चाहेंगे आपको कौन सा पर्सपेक्टिव है, कौन साइकोलॉजिस्ट अच्छा लगता है, कौन सी किताबें आपको अच्छी लगती है जो आप दूसरों को पढ़ने के लिए recommend यार करना अगर आप चाहेंगे? बिगनर हो और आपको लग रहा है कि बस मैं स्टार्ट कर लूँ, तो अगर आप ना मतलब आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हो रॉबर्ट ग्रीन की किताबों पे, है ना? उनकी साइकोलॉजिकल जितनी भी किताबें, उन्होंने सिर्फ 5 ही किताबें लिखी हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में, और एक एक मास्टरपीस है। पावर, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, ये ऐसी कुछ किताबें आपने देख रखी होंगी। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, ये सारी उन्हीं की लिखी हुई किताब है। मास्टरी इज़ वन ऑफ देम। तो रॉबर्ट ग्रीन की कोई भी किताब आप उठा लीजिए, उसे पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, पर मैं रिकमेंड करूँगी कि पावर से स्टार्ट करो, देन द 49 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, फिर उसके बाद लॉज ऑफ नेचर समथिंग करके है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, फिर मास्टरी है और आर्ट ऑफ सेडक्शन है। तो ये कुछ हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, और अगर आपको पसंद है इन किताबों के ऊपर तो मैंने प्रॉपर पूरी सीरीज़ बना रखी है। इसका 7th या 8th पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, सो डू गो एंड चेक इट आउट। आपने वो पढ़ी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो? नहीं, इट वॉज ऑन माई TBR, मतलब TBR की लिस्ट में ही काफ़ी बड़ी है, बट ऑल्सो क्योंकि थिंकिंग फास्ट एंड स्लो कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प बुक में आता है, और एक बार आपने फिक्शन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, देन इट्स सो अननेसेसरी, मतलब आप पढ़ नहीं पाओगे यार, पता है? सेल्फ हेल्प वाली बुक मैं उस कैटेगरी में आती हूँ ना जहाँ पे हम काफ़ी, मैं जब अपना टाइम शेड्यूल या वो सब कर रही थी ना, तो मैंने ईट द फ्रॉग पढ़ रखा है, एंड ऐसी चीज़ें पढ़ी थी स्टार्टिंग में, बट फिर वंस आई स्टार्टेड विथ क्राइम, मिस्ट्री एंड थ्रिलर, देयर वाज नो टर्निंग बैक। उसमें मैं कह सकती हूँ द साइलेंट पेशेंट इज़ अ बुक। अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझे कोई स्टार्ट करना है, आपको थ्रिलर सस्पेंस पसंद है, डू रीड द साइलेंट पेशेंट। मतलब 110% आप वो ना 310 पन्नों की किताब है, ठीक है, और आप उसे एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप उसे रख ही नहीं पाएंगे नीचे। अगर आपको मिस्ट्री और सस्पेंस की सही चीज़ पसंद है ना, तो बहुत अच्छा है। उसका एक छोटा सा मैं हिंट दे देती हूँ कि एलिसा बैरिसन जो थी वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, पेंटर थी, पर एक दिन उन्होंने अपने हस्बैंड के सर में 5 गोलियाँ मार दी, और उसके बाद से उन्होंने कभी बोला ही नहीं। सो इट्स अ टाइम टू फाइंड आउट व्हाई। सीख चुके हो, मतलब किताबें पढ़ के आप भी सीख चुके हो थ्रिलर कैसे ट्विस्ट देना है आपको। So now you can go and read it. तो आपने अभी तक जो रिकमेंड की वो इंग्लिश राइटर्स की किताबें हैं, तो देखो मैं आता हूँ हिंदी बैकग्राउंड से, तो और फिक्शन की अगर बात करूँ तो अभी जो फिलहाल नई हिंदी चल रही है उसमें मेरे जो फेवरेट मानव कौल, दिव्य प्रकाश दुबे, अगर इनमें से अगर कुछ हो सर। देखिए, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ गुनाहों का देवता, अगर आप हिंदी रीडर हैं तो, ठीक है, पर रखे आपने। और अगर दिव्य प्रकाश दुबे जी की अक्टूबर जंक्शन काफी अच्छी है। अगर आपको पता है, फर्स्ट बुक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना और आपको लग रहा है हिंदी ऑथर्स में उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी टेंशन क्या है, क्योंकि मैं भी उसी फेज से आई हूँ दोस्तों। तो अगर आपको दिव्य प्रकाश दुबे जी को स्टार्ट करना है ना, तो आई विल रिकमेंड कि मुसाफिर कैफ़े आप रहने दो, मुसाफिर कैफ़े मत पढ़ो। अगर आप इंग्लिश ऑथर्स को पढ़ के आए हो, सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिलर में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको लग रहा है हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप मुसाफिर कैफ़े से स्टार्ट करोगे ना, स्टोरी में कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी अच्छी है, और वो स्टोरी ऐसी है उसके ऊपर एक पॉडकास्ट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग जनता है, ऑडियंस है जो कहती है ये किताब अच्छी नहीं है, हमें समझ में नहीं है, ये तो बिंदास में वो ये है आशिकी नहीं आता था पहले, उसके एपिसोड जैसा लग रहा है ना, काफ़ी लेम सी स्टोरी है, बट और काफ़ी एक ऑडियंस ऐसी भी है जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, यार क्या कहानी है ना, क्योंकि उसमें वो जो लाइन, और कुछ लोग इसलिए भी डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उन्होंने जो कैरेक्टर्स के नाम लिए हैं सुधा और गुनाह को देवता से, है ना, वो गुनाह के देवता से ली हुई है, तो लोगों को लग रहा था कि उसी से रिलेटेड कुछ होगा, या जबकि उन्होंने इसीलिए कहते हैं कि एक्नॉलेजमेंट वाला जो होता है पेज वो पढ़ना चाहिए, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने सिर्फ नाम लिए हैं, कैरेक्टर्स और उनकी इंडिविजुअलिटी वो बिल्कुल अलग है। आई ऑलवेज रीड, मतलब भले ही जब, इसीलिए पता है वो जो क्राइम एंड पनिशमेंट अगर आप कभी स्टार्ट करोगे ना, तो उसमें थोड़ा लेंथी है, लोगों को बहुत आलस आता है, बट डू गो एंड रीड इट, ऐसा करके।
क्रेजी है। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो अक्टूबर जंक्शन से करिएगा, देव प्रकाश दुबे जी के लिए, क्योंकि वो कहानी सच में अच्छी है, आपको अच्छी लगेगी। मुसाफिर कैफे को यू कैन टोटली स्किप। ऑल्सो आई एम ना ऑफिशियल बुक प्रमोटर इन हिंदी युगम, तो मुझे उनके लिए वीडियोस बनानी है सर, मैं बना नहीं पा रही हूँ, किताबें जस्ट अभी कंप्लीट हुई है तो मैं दे दूंगी। इसीलिए आया था मैं। मुझे एक्चुअली कुछ बुक्स मिली है, ठीक है, जस्ट टू रीड एंड रिव्यू देम, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो या ना हो, अरे यार सच में तो मेरे को तो पढ़नी है हिंदी के लिए। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट देती हूँ यार हमेशा। मैंने इंग्लिश की भी बहुत बार ट्राई किया पता है, पर फिर मुझे लगता है ना कि शायद प्रमोशन के लिए पैसे मिले तो हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, फिर भी ऑनेस्ट ऑब्वियसली। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ पूरी स्टोरी में बिल्कुल ही कुछ समझना है। जैसे कि ना अभी मतलब एक पूरा ट्रेंड चला हुआ है उनके खिलाफ, कॉलिन हूवर जिन्होंने वो लिखा है इट एंड्स विथ अस, इट स्टार्ट्स विथ अस, ऑल्सो 9th November, या फिर उनका एक वेरिटी करके, जो वेरिटी करके बुक है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो लोग काफका को पढ़ रहे हैं, जो लोग क्लासिक्स पढ़ते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ओ मोमेंट में रहते हैं कि यार ये क्या ही लिख रही है, इसको क्या ही पता है, हम क्लासिक पढ़ के आ रहे हैं ना, हम बिल्कुल सैड ट्रोमैटिक स्टोरीज पढ़ के आ रहे हैं जो हमें एक रियल ह्यूमन बना रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा फ़नी वीडियोज़ बनाते हैं, मैंने भी बनाने की है, वन ऑफ देम, ठीक है मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है कंपेयर करके बुक्स को। बट मुझे ऐसा लगता है कि वेरिटी में जब मैंने वो पूरी किताब पढ़ी ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप हेट करने से पहले जानोगे ना कि किसको हेट कर रहे हैं, तो आई डोंट हेट यू बट हाँ सो जब हम कर रहे थे, जब मैं पढ़ रही थी ना, तो उसमें एक लाइन थी, बहुत प्यारी लाइन थी, हम कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, मैं तो अनकंडीशनल प्यार करती हूँ अपने बंदा या बंदी से, बाबू सोना से। बट आई फील ना उसमें एक लाइन थी जिसमें उसका जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बता रहा है, उसकी वाइफ पूछती है कि यार तुम मुझसे, मतलब सबसे ज़्यादा उनके पास 2 डॉटर्स होती हैं और वो वाइफ होती है, और जो डॉटर्स है ना वो भी प्रेग्नेंट, मतलब जो उसकी वाइफ है वो भी प्रेग्नेंट है ट्विंस के साथ, तो अभी उनके बेबीज़ ने आए, तो अपनी वो जो वाइफ होती है काफ़ी इनसिक्योर होती है कि व्हाट इफ मेरा पति मुझसे प्यार करना बंद कर दे। तो वो पूछते हैं कि ना तुम किससे ज़्यादा प्यार करोगे, हमारे बच्चों से या मुझसे? तो वो कहता है ऑफ कोर्स हमारे बच्चों से। तो उसे बहुत बुरा लगता है, और ये ना साइकोपैथिक वे में है पूरी जो स्टोरी है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब नॉर्मल कंडीशन में इंसान ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो जब वो कहता है कि नहीं मैं तो अपने बच्चों से करूँगा तुमसे नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, पूछती है क्यों, अनकंडीशनल लव तो मैं कर रही हूँ ना तुमसे। तो उसका पति एक स्टेटमेंट बोलता है, कहता है कि हम ना इस पूरे दुनिया में कभी किसी से अनकंडीशनल प्यार कर ही नहीं सकते। तुम मुझसे तब तक ही प्यार करोगी जब तक मैं कुछ गलत ना कर दूँ। तुम मुझे, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया ना अभी, तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगी। बट हम अपनी पूरी लाइफ में एक ही ऐसा रिलेशन है जिसमें हम अनकंडीशनल प्यार करते हैं, वो होता है अपने पेरेंट्स का अपने बच्चों से। बच्चा कितनी भी गलती कर ले, कुछ भी कर ले, वो बोल देंगे, वो मार देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो अगर दूर भी रह रहे हैं ना, वो सोचेंगे कि मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, ये चीज़ें हो रही होंगी नहीं होंगी, ये इसकी तरक्की हो जाए, इसका भला हो जाए, है ना, ये अच्छी राह पे चले। तो ये ना काफ़ी हिट किया मुझे, क्या सही बात है ना कि हमारे बच्चों से कभी कुछ गलती हो जाएगी ना, हम फिर भी उन्हें माफ़ करके हम हमेशा रखेंगे उन्हें। बट ऐसा पार्टनर्स के साथ नहीं होता, ऐसा किसी और रिलेशनशिप में हमने नहीं देखा है। तो पूरी कहानी में, क्योंकि मैं खुद राइटर हूँ, तो मुझे ऐसा रहता है कि प्लॉट ट्विस्ट ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती थी कहानी में, है ना। तो कहानी नो डाउट बहुत अच्छी है, और बेटर हो सकती थी। इस पे भी मूवी भी बन रही है, तो जो लोग आलसी हैं, जो किताब नहीं पढ़ सकते, उनके लिए मूवी भी आ रही है ऑन नेटफ्लिक्स। उनके पास काम है करने के लिए। ओह गॉड, लाइक सीरियसली, है ना। अभी सर बता के गए हैं कि ट्रैवलिंग कैसे करना है, काम है करने के लिए। तो बहुत ऐसी है। आपको कुछ सवाल? हाँ नहीं, मुझे सवाल तो नहीं किताबों की बातें कर रही हूँ, मैं किताबें भी पढ़ता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं फिल्में देखता हूँ, क्योंकि तो मुझे वो डायरेक्टर जो लिखते हैं और फिल्में बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे इम्तियाज़ अली जी तो उनका मैं फ़ैन हूँ। तो उनकी फिल्में, उनकी स्टोरीज, क्या कुछ नहीं, मैंने तो है ना बोला। क्रेजी स्टाइल। थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, आई होप कि जल्दी मिले। Also do let us know, since आपने हम दोनों को देख लिया है, तो do let us know in the comment section who is a better host। ठीक है, thank you so much guys, it was lovely। और Instagram पे फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू सो मच।